नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास के नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, हम सभी परिचित हैं इनके नाम से। ये कह सकते हैं कि ये एक अद्वितीय कवि है। जितने भी कवि हमारे भारत में हुए हैं उन सबों में इनका स्थान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास का जन्म गुप्त काल में 150 ईसा पूर्व से कुछ 450 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। इसमें मतभेद बना हुआ है, कई सारे इतिहासकार में मतभेद बना हुआ है कि इनका एग्जैक्ट जन्म कब हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व के बीच इनका जन्म हुआ। बच्चों, बताना चाहूँगा खेद के साथ कि इनके माता और पिता का नाम भी उपलब्ध नहीं है। इनकी पत्नी का, इनकी धर्मपत्नी का नाम राजकुमारी विद्योत्तमा थी। महाकवि कालिदास एक सुप्रसिद्ध कवि, एक महान नाटककार और संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान थे, जाने माने विद्वान थे। इनकी 7 ऐसी कृतियां हुई, 7 ऐसी रचनाएं हुई जिनके कारण पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इनका यश फैल गया। इनके महाकाव्यों में रघुवंशम और कुमार संभवम है ना, ये हैं। इनके खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहार हमें देखने को मिलता है। इनके प्रमुख नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिका विकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशी तथा उर्वशी है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, अगर आप सबों में से किसी को महाभारत की जानकारी हो या आपने महाभारत देखा हो, है ना, तो उसमें ये प्रेम कहानी है। किन की प्रेम कहानी है? महाराज शांतनु की प्रेम कहानी पे आधारित ये कहानी है। और ये मालविकाग्नि मित्र भी क्या है, एक प्रेम कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि एक राजा को उनके दास के पुत्री से प्रेम हो जाता है। उनके लिए उनको कई परीक्षाएं देनी होती है और वो सारी परीक्षाएं पास कर जाते हैं और अंततः उनका मिलन हो जाता है। मतलब उस राजा की शादी उनके दास की पुत्री, मतलब उनके नौकर के पुत्री से हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मालविकाग्निमित्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका रूपांतरण जर्मन में भी हुआ। कई सारे भाषाओं में इस नाटक का रूपांतरण हुआ। इनके भाषाओं की ये खासियत होती है, अलंकार युक्त होते हैं और ये मूलतः श्रृंगार रस, प्रेम रस और इनमें आपको ऋतु वर्णन भी देखने को मिलेंगे। महाकवि कालिदास की ये 7 महान रचनाएं हैं जिसके कारण वो संसार में अमर हो गए, है ना। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो महाकाली के प्रशंसक थे। महाकाली जी की उन पे बहुत ही कृपा हुई। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे बच्चों। आइए हम और देखते हैं हमने क्या लिखा इसमें कि वे अद्वितीय कवि थे, मतलब जिनके समान कोई दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ। इनकी उपमाएं बेमिसाल हैं। यही कारण है कि महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बातों से बच्चों आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे महाकवि कालिदास जी कितने प्रखंड विद्वान, एक सफल नाटककार और एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में हमने आपको गिना दिया। ऐसा माना जाता है कि कुल 43 रचनाएं इन्होंने करी थी, जिसमें कि कुछ अन्य रचनाएं हैं श्यामा दंडकम, ज्योति विद्याभरणम, श्रृंगार रसाशतम, सेतु काव्यम, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, कर्पूर मंजरी, पुष्पबाण विलासम। बच्चों ये इनकी प्रमुख कृतियां हमने दिखाएं। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगी, बड़ी हैरानी होगी कि इतने महान विद्वान अपने युवावस्था तक महामूर्ख थे। यह सुन के शायद आप लोगों को हैरानी होगी, आपको अचरज होगी। मेरे तमाम बच्चों,
मेरे तमाम श्रोतागणों और मेरे तमाम दर्शकगणों, आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसा माना जाता है कि कालिदास युवावस्था तक, मतलब कि बचपन से लेकर के और जवानी तक महामूर्ख थे। कई जगह पे यह आपको देखने को मिलता है, ऐसा चर्चा में आया है, ऐसा लिखा गया है कि महाकवि कालिदास जी इतने मूर्ख थे कि पेड़ की जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को वो काट रहे थे। इसको समझने के लिए बच्चों कि वो कितने मूर्ख थे अपने युवावस्था तक, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, सपोज कीजिए ये पेड़ है, यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और यहाँ को वो काट रहे हैं, कुल्हाड़ी से इसको काट रहे हैं। इसके बाद बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं बच्चों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हुए हो, कालिदास जी बैठे हुए हैं और कुल्हाड़ी लेके वो इसको काट रहे हैं। मतलब उसको ये आइडिया नहीं है उनको उस समय तक कि यहाँ बैठ करके आगे काटना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कालिदास जी के शादी प्रसंग को, कि उनकी शादी किस तरह से हुई थी, कैसे छल से पंडितों ने उनकी शादी करवाई थी। एक महान विदुषी, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है, राजकुमारी विद्योत्तमा प्रकांड ज्ञानी थी, प्रखंड ज्ञानी थी, उनसे उनकी शादी कैसे हुई थी। बड़ी ही रोचक कहानी है बच्चों। हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल में बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बच्चों आपसे हम एक और बात कहना चाहेंगे, अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां हमें आप फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम बार बार स्वागत करते हैं। बच्चों हम आपसे एक और कहना चाहेंगे कि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि हमारे द्वारा कि एकेडमिक के में हम आपके लिए कक्षा 1 से मतलब स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 11 तक के लिए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और संस्कृत पे भी हम वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए सेशन लाते रहते हैं। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पठन पाठन हुआ है, जो हमारा पढ़ाई हुआ है वो साइंस में ग्रेजुएशन, उसके बाद हमने साहित्य अलंकार करा हुआ है। तो इसलिए प्रभु की दया से, प्रभु की असीम अनुकंपा से, माँ सरस्वती की दया से मेरा इन सब पे थोड़ा थोड़ा, इन सब पे भी मतलब हिंदी पे भी और संस्कृत पे भी थोड़ी थोड़ी मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं बोल पाता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जितना भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं या सेशन लाऊं वो आपके लिए लाभप्रद हो और आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, आपके जीवनोपयोगी हो। मैं जो कुछ भी लाऊंगा, इस तरह की बातें, इस तरह के फैक्ट्स, वो सिर्फ आपके पठन पाठन के लिए नहीं, अपितु आपके जीवन काल में, समस्त जीवन काल में उपयोगी होगा बच्चे। तो आइए हम जानते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। बच्चों आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना होगी, आप हमारे साथ पूरे सेशन में ज़रूर बने रहें। तो हमने आपको ये कहानी बताया, क्या बताया अभी अभी, कि महाकवि कालिदास जी पेड़ की शाखा पे यहाँ बैठे हुए और कुल्हाड़ी लेके वो इसको काट रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि उस समय तक वो महामूर्ख थे, महान मूर्ख थे। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कई जगह पे उल्लेख हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी विद्युत्तमा का एक शर्त था कि वो उन्हीं से शादी करेंगी जो शास्त्रार्थ में यानी कि डिबेट में उन्हें पराजित कर दे, उन्हें डिफीट कर दे। दसों दिशाओं से, कई दिशाओं से, नाना तरह, मतलब पूरे भारतवर्ष से और कई अन्य जगहों से भी बहुत सारे प्रखंड विद्वान आए, लेकिन हर कोई राजकुमारी विद्युत्तमा से हार जाते थे, बार बार आते थे। ऐसा माना जाता था राजकुमारी विद्युत्तमा जितनी प्रखंड विद्वान थी उतनी ही मोहक, उतनी ही मनमोहक उनकी छवि भी थी, उतनी ही सुंदर थी वो दिखने में भी। तो बहुत सारे पंडित, बहुत सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग चाहते थे कि राजकुमारी विद्युत्तमा से मैं शादी कर पाऊँ। लोगों की ये लालसा थी कि किसी तरह से मैं राजकुमारी विद्युत्तमा को अपनी धर्मपत्नी बना लूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पंडित उस समय के जितने भी प्रकांड विद्वान थे, प्रखंड विद्वान थे, उनमें से एक भी राजकुमारी विद्युत्तमा से जीत नहीं पाए, मतलब उन सब की पराजय हो गई, शास्त्रार्थ में वो सभी हार गए। अब इन हारे हुए पंडितों के मन में एक क्या हो गया, एक वैर भाव यानी कि बदले की भावना आ गई। इन सबों ने ये निश्चय किया कि हम
राजकुमारी विद्युत्तमा की शादी किसी महामूर्ख से करा देंगे, महान मूर्ख से करा देंगे। ऐसा उल्लेख है कि पंडितों ने अपनी अपनी टोली बनाई और कई दिशाओं में फैल गए। क्या ढूंढने के लिए? सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने के लिए, कि ऐसा कि संसार में उससे ज्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं हो। कहते हैं कि उन्हीं टोली में से एक टोली जब एक रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की एक शाखा पे बैठा हुआ एक बालक, एक युवा क्या कर रहे थे, उसी डाली को काट रहे थे जिस डाली पे वे बैठे हुए थे। तो पंडितों की उस टोली ने महाकवि कालिदास, मतलब उस समय के कालिदास से कहा कि ए युवक, आप नीचे आ जाओ। तो कालिदास जी चूंकि मूर्ख थे तो उन्होंने उनका कहना नहीं माना, वो अपना काम करते रहे। पर पंडितों ने कहा कि ए युवक, हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदरी से शादी का प्रस्ताव लाए हैं, आपका हम शादी करा देंगे। ऐसा सुनकर के कालिदास जी रुक जाते हैं और नीचे आते हैं। उनको अच्छे तरीके से तैयार किया गया, उनको अच्छी वेशभूषा में लाया गया और कालिदास को यह बताया गया कि आप वहाँ पे कुछ बोलना मत। हम उनसे कहेंगे कि आप सांकेतिक भाषा में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, अर्थात आपको कुछ बोलना नहीं है, आप संकेत की भाषा में जो भी बोलोगे आपकी शास्त्रार्थ सांकेतिक भाषा में होगी, मौन होगी। कालिदास जी सुंदर कन्या के साथ शादी के प्रस्ताव में राजी हो गए और उन विद्वान की टोली के साथ चल पड़े। कहाँ चल पड़े? शास्त्रार्थ में, जहां पे राजकुमारी विद्युत्तमा से उनका डिबेट होना था, शास्त्रार्थ होना था। ऐसा कहा जाता है कि पंडितों ने पहले ये सुनिश्चित किया कि राजकुमारी विद्युत्तमा से ये कहा कि राजकुमारी जी, ये युवक कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये सांकेतिक भाषा में यानी कि मौन मुद्रा में ही आपसे बात करेंगे, सांकेतिक भाषा में आपसे बात करेंगे। तो राजकुमारी विद्युत्तमा कहती हैं ठीक है, ऐसा ही तथास्तु, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं सांकेतिक भाषा में भी इनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। तो उनका ये शर्त था कि अगर ये मेरे 2 प्रश्नों में मुझे पराजित कर देते हैं तो मैं इनसे अपनी शादी कर लूँगी, तो मेरी शादी इनसे आप करा दीजिए। पंडितों ने कहा ठीक है। तो ऐसा उल्लेख आया है कि राजकुमारी विद्युत्तमा ने क्या करा, ऐसे दिखाया, एक अंगुली दिखाया। तो कालिदास जी ऐसा सोच रहे थे उस समय, क्योंकि कालिदास जी महामूर्ख थे। कालिदास ने सोचा कि यह लड़की मुझे कह रही है कि हम तुम्हारे एक आंख को फोड़ देंगे। कालिदास जी ने यूं 2 आंखें, 2 उंगली ऐसे करके विद्युत्तमा, राजकुमारी विद्युत्तमा की तरफ 2 उंगली बढ़ा दिए। तो इस पे पंडितों ने, विद्वानों ने ये व्याख्यान दिया, इसके बारे में यह एक्सप्लेनेशन दी कि विद्युत्तमा जी, आप कहते हैं कि ईश्वर एक हैं, जबकि ये कहना चाहते हैं, ये युवक आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर और आत्मा दोनों ही एक हैं। तो विद्युत्तमा, राजकुमारी विद्युत्तमा कहती हैं ठीक है, इस प्रश्न में तो मेरी हार हो गई है, मैं चाहता हूं कि एक और प्रश्न में ये हमें पराजित कर दे। विद्वानों की टोली ने कहा ठीक है, तथास्तु। कहा जाता है कि विद्युत्तमा ने फिर क्या करे, ऐसे एक हाथ ऐसे खड़े कर दिए, है ना। अब कालिदास जी चूंकि मूर्ख थे, कम पढ़े लिखे थे उस समय, जैसे कम क्या, पढ़े लिखे थे ही नहीं, महामूर्ख थे। बच्चों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, श्रोतागण, मेरे दर्शकगण अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ की जिस शाखा पे वे बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठ करके इसको वो काट रहे हैं, इतने महामूर्ख थे। तो अब राजकुमारी विद्युत्तमा ने क्या करा, ऐसे उठाए। तो कालिदास जी सोचने लगे कि हो न हो ये लड़की क्या कह रही है कि मैं तुम्हारे गाल पे एक जोरदार तमाचा लगाऊंगा, जोरदार चांटे लगाऊंगा। कालिदास जी ने क्या करे, प्रत्युत्तर में ऐसे घूंसा दिखा दिया। मतलब कालिदास का क्या आशय था? कालिदास का आशय था कि अगर तुम हमें चांटे मारोगी तो हम तुम्हें एक घूंसा जोर का मारेंगे, है ना। इस पे विद्वानों की टोली ने, विद्वानों की सभाओं ने क्या व्याख्या करी कि आप कह रहे हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन यह युवा क्या कहना चाहता है कि अलग अलग इन चीजों से मिलकर के नहीं बनता। जब ये 5 एक हो जाते हैं तब शरीर का निर्माण होता है, तब जीव रूपी शरीर बनता है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी विद्युत्तमा ने मान लिया कि हाँ, सच में ये हमसे अधिक विद्वान है, हमसे ये अधिक पढ़े लिखे हैं, और
राजकुमारी विद्युत्तमा ने स्वीकार अपनी हार मान ली कि हाँ जी, हम शास्त्रार्थ में इनसे हार गए। कहा जाता है कि उसी समय उनके कथनानुसार राजकुमारी विद्युत्तमा ने जो घोषणाएं करी थी कि जो हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा उनके साथ हम शादी करेंगे, ऐसे पुरुष से हमारी शादी होनी चाहिए, उनकी शादी हो जाती है। किनकी शादी हो जाती है? वह युवा जो कि बाद में फेमस प्रसिद्ध महाकवि कालिदास हुए, उनके साथ राजकुमारी विद्युत्तमा की शादी हो जाती है। अब क्या होता है कि जब दोनों अपने घर पे होते हैं तो एक बार क्या हुआ, कालिदास को बता दिया था पंडितों ने कि आप कहा कि हे युवक, आप बोलना कुछ मत, आप सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करना यथासंभव, ठीक है। कालिदास ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ उनका निवास स्थान था, वहाँ सामने से एक ऊँट गुजर रहा था। तो संस्कृत में ऊँट का शुद्ध रूप होता है उष्ट्र। कालिदास कम क्या मूर्ख थे, कालिदास ही मूर्ख थे। उन्होंने जिज्ञासा में आके अपने मुख से निकल गया उट्र उट्र। यह सुन के विद्युत्तमा बहुत घबरा गई, विद्युत्तमा अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें राजकुमारी विद्युत्तमा को यह पता लग गया कि पंडितों ने बदले की भाव से मेरी शादी एक महामूर्ख से करा दी। तो विद्युत्तमा बहुत हतोत्साहित हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं और कहती हैं कालिदास जी से कि मैं कभी आप जैसे मूर्ख व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, आप जाइए, आप तब तक घर नहीं लौटिएगा जब तक कि आप विद्वान ना बन जाए। कहते हैं कि कालिदास जी बहुत ही दुखी हो गए जब उनको घर से निकाल दिया गया। उनकी नई नई शादी हुई थी। आप कल्पना कीजिए बच्चों, मेरे दर्शकगण, श्रोतागणों, एक मूर्ख व्यक्ति की एक सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी विद्युत्तमा से शादी होती हैं और वह उनको घर से निष्कासित कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास भटकते भटकते जंगल में गए और अपने मन में प्रण किए थे कि जब तक मैं विद्वान नहीं बनूंगा तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। कहा जाता है कि कालिदास जी जिस जंगल में भटक रहे थे उसमें महाकाली जी की महाभव्य मूर्ति थी, प्रतिमा थी, मंदिर थी। उसमें कालिदास जाकर के रोने लगे, वात्सल्य भाव से बच्चे की तरह रोने लगे। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी ने बहुत निरंतर प्रयास किए और माँ काली के आशीर्वाद से वो महान विद्वान हुए। उसके बाद वो जब लौट के आए तो उन्होंने कहा द्वारम उद्घोटयम, मतलब दरवाजा खोलिए। तो राजकुमारी विद्युत्तमा समझती है अंदर से कि हाँ जरूर कोई विद्वान पुरुष ही हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। राजकुमारी विद्युत्तमा ने फिर से उन्हें कहा, क्या पूछा राजकुमारी ने? अस्ति कश्चित वाक् विशेषम, है कोई वाणी में विशेषता? यह सुनकर कालिदास जी वहां से लौट आते हैं और 3 महाकाव्य की रचना कर देते हैं और वो उनके पास भेज देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय तक कालिदास जी केवल और केवल इन सभी चीज़ों के प्रति, काव्य के प्रति समर्पित हो चुके थे, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे। विद्युत्तमा के बार बार बनाने पे भी विद्युत्तमा बार बार कह रही हैं कि आप हमारे साथ आकर रहिए, लेकिन कालिदास जी उसको स्वीकार नहीं करते। कहते हे देवी, अब मैं काव्य को समर्पित हो चुका हूँ, अब मेरा जीवन इन सांसारिक चीज़ों में नहीं लगना है, और वो चल देते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बताऊंगा कि विद्युत्तमा ने क्या शाप दिया था महाकवि कालिदास जी को, उनके शाप का क्या महाकवि कालिदास जी के जीवन पे कोई असर पड़ा था या नहीं पड़ा था। तो बच्चों, आज के लिए हम लेना चाहेंगे विराम। हमारी आपसे हमारे समस्त श्रोतागण, दर्शकगण और बच्चों, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, आप अपना आशीर्वाद दें हमें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अभी के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।